नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉर्ड वाइस पे। मैं हूं आपके साथ चेतन। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेघालय के शिलांग कोर्ट ने 11 जून 2025 को सोनम रघुवंशी और उसके 4 अन्य सहयोगी विशाल सिंह चौहान, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत व आनंद खुर्मी को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस की 10 दिन की रिमांड की मांग को सिरे से ठुकराते हुए 8 दिन का रिमांड दिया है, ताकि जांच एजेंसियां अपराध स्थल का पूर्ण निर्माण कर सके और मामले की पूरी तह तक जा सके। सोनम और अन्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में शिलोंग लाया गया। मेट्रो शहरों से भेजे गए थे ये आरोपी। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से और बाकी मध्य प्रदेश के इंदौर से 2 अलग अलग समय पर कोर्ट में पेश किए गए। शिलोंग के स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। अधिकारियों के अनुसार ये घटना मेघालय की शांतिपूर्ण छवि को धूमिल कर सकती है, इसलिए स्थानीय लोग कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। ये मामला तब सामने आया जब दंपत्ति राजा रघुवंशी और उसकी नवनिर्मित पत्नी सोनम को इंदौर में शादी के बाद 20 मई को हनीमून पर मेघालय पहुंचे। 22 मई को सोहरा से नौगरी घाट की ट्रैकिंग के दौरान ये जोड़ा होम स्टे में रुका और फिर 23 मई को गायब हो गए। उनकी स्कूटर वहीं मिली, होम स्टे से कुछ दूर। 2 जून को एनडीआरएफ की मदद से राजा का शव विसावडोंग फॉल्स के पास गहरे खाई में मिलने से मामला हत्या का बन गया। शव का विश्लेषण सनसनीखेज था और हेड इंजरी से मौत साबित हुई। पुलिस के अनुसार सोनम हत्या की साजिश की योजनाकार थी। उनका प्रेमी राज कुशवाहा और राज के 3 मित्र विशाल, आकाश और आनंद मिलकर राजा की हत्या में शामिल थे। आरोप इस बात को लेकर भी उठे कि सोनम ने अपने परिवार के खिलाफ शादी की थी। उसने पति के पैसे जो कि 9 लाख थे उसको हनीमून की बुकिंग में खर्च किए और फिर उन्हीं पैसों से हत्यारों को भुगतान भी किया। पूछताछ में पता चला कि सोनम ने राजा को तस्वीर लेने का बहाना देकर धारदार हथियार से घायल करवाया और फिर आरोपी ने उसका शव खाई में फेंक दिया। आरोपी राज कुशवाहा ने हत्या के बाद राजा के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सिर पर 2 गहरे चोटों से मौत की पुष्टि हुई। जांच में महत्वपूर्ण सबूतों में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, सोनम की मंगलसूत्र और अंगूठी शामिल है, जो होटल से बरामद की गई। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने इसके आधार पर आरोपियों को डाटाबेस में पिन किया। वहीं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने कहा कि वह 100% विश्वास करते हैं कि उनकी बहन ने पति की हत्या की। उन्होंने अपने परिवार से उनसे रिश्ता तोड़ लिया और सख्त सजा की मांग की। सोनम और राज कुशवाहा ने पूछताछ के दौरान एक दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश की, जिससे मामला और पेचीदा होता जा रहा है। अभी नामांकन की शुरुआती चरण में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया है, जिसमें यह भी जांचा गया है कि सोनम गर्भवती तो नहीं है। रिपोर्ट नेगेटिव आई और 24 घंटे बाद फिर से जांच की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 के चर्चित धौलाकुआ गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा काटने दोषी शाहिद उर्फ बिल्ली की अपील पर राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। शाहिद को 2014 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिससे 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की एकल पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह 2 सप्ताह में अपील की स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन से भी कैदी की बिना रियायत कितनी सजा काटी गई है, इस बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। अदालत ने कहा कि शाहिद ने बिना किसी रिमिशन के करीब 13 साल की सजा काट ली है। शाहिद को वर्तमान में फरलो पर रिहा किया गया है क्योंकि उसकी बेटी कैंसर से पीड़ित है। उसने कोर्ट में बेटी की मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीरें भी पेश की थी। अदालत ने मानवीय आधार पर उसकी फॉलो अवधि को बढ़ा दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सिर्फ इस विशेष परिस्थिति के लिए है और इसे भविष्य के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा। अगली सुनवाई 29 जुलाई 2025 को होगी। कोर्ट ने कहा है कि तब तक शाहिद की जेल वापसी पर रोक बनी रहेगी। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में हुई एक गोलीबारी के बाद मंगेश की मृत्यु के मामले में छात्र वैभव को बरी कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी की लाश छुपाने का मतलब हत्या का दोष सिद्ध नहीं होता, मात्र लाश के छिपाए जाने से हत्या का दोष साबित नहीं होता। यह मामला सितंबर 2010 का है, जब वैभव और उसका मित्र मंगेश घर पर थे। तभी वैभव के पिता की लाइसेंसी पिस्टल अचानक चली, जिससे मंगेश की मृत्यु हो गई। घटना के बाद घबराए वैभव ने शव छिपाया और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। निचली अदालतों ने उसे हत्या आईपीसी की धारा 302 और साक्ष्य छेड़छाड़ आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया, जीवन मरण की सजा सुनाई। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हत्या की सजा को बर्खास्त करते हुए कहा कि कोई हत्या का इरादा या साक्ष्य सामने नहीं आया, कोई तर्क विवाद या झगड़े की बात नहीं हुई जो दिखाता है कि गोली जानबूझकर चली, जबकि ये एक दुर्घटना थी।
फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान ने साफ किया कि गोली अचानक चली। इसके बावजूद उसकी साक्ष्य छेड़छाड़ की जवाबदेही कायम रहेगी और वह धारा 201 के तहत दोषी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शव छुपाना हत्या का प्रमाण नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी जिसने अपने पिता के भारत विपक्षी एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पाई होने के आधार पर राज्य सरकार से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की मांग की थी। उसके पिता पाकिस्तान में 1968 से लेकर 1974 तक कैद रहे, लेकिन कोर्ट ने देखा कि पंजाब सरकार के पास ऐसी नियुक्ति की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। याचिकाकर्ता नीरज शर्मा, जो बीएससी मेडिकल और डी फार्मेसी जैसी शैक्षिक योग्यताएं रखते हैं, पहले ही कांस्टेबल के तौर पर नियुक्त हो चुके हैं, पर एसआई की पोस्ट के लिए असंतुष्ट थे। उन्होंने पंजाब सरकार से यह अनुरोध किया कि उनकी शैक्षिक दक्षता व पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर उन्हें एक उच्च पद दिया जाए। न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की नियुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नीति न हो, चाहे वह लिखित हो या अप्रत्यक्ष। उन्होंने ये भी माना कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल की पोस्ट स्वीकार कर ली थी और अब वह नियुक्ति प्रक्रिया को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकता। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को बेल रद्द करने यानी कि बेल कैंसिलेशन जैसी कानूनी उपाय की जगह नहीं लिया जा सकता। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि जमानत के उल्लंघन को बरी करना हो तो सरकार को उचित प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ना कि सीधे प्रिवेंटिव डिटेंशन का सहारा लेना चाहिए। अदालत ने दो मुख्य बातों पर जोर दिया। बेल और प्रिवेंटिव डिटेंशन अलग अलग कानूनी उपाय है। बेल तो एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कभी हटाया जा सकता है जब जमानत शर्तों का उल्लंघन ठोस रूप से साबित हो, जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक असाधारण प्रावधान है जो सिर्फ भविष्य में संभावित खतरे को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बेल की शर्तों का उल्लंघन करता है तो पहले बेल रद्द करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। बिना ऐसा किए सीधे प्रिवेंटिव डिटेंशन चालू करने से संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बहुत ही कठोर और सीमित अधिकार है जिसे केवल गंभीर और तत्काल पब्लिक ऑर्डर के खतरे की स्थिति में ही लागू किया जाना चाहिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े अहम फैसले में स्पष्ट किया कि सेक्शन 387 आईपीसी के तहत हत्या या गंभीर चोट की धमकी देना, चाहे पैसा या संपत्ति ना मिली हो, खुद में ही अपराध है। मामला था MS बालाजी ट्रेडर्स बनाम उत्तर प्रदेश, जिसमें एक ट्रेडमार्क विवाद के दौरान आरोपियों ने बंदूक की नोक पर हर महीने 5 लाख की मांग की और व्यापार बंद करने की धमकी दी। आगरा हाईकोर्ट ने माना था कि क्योंकि कोई वसूली नहीं हुई, सेक्शन 387 का मामला नहीं बनता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को ठुकराते हुए कहा कि धमकी का डर ही इस धारा के अंतर्गत आता है, संपत्ति का हस्तांतरण जरूरी नहीं। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यह अपराध प्रक्रियात्मक है, यानी वसूली से पहले की कड़ी कार्रवाई जिसे सख्ती से लिया गया है। अदालती आदेश के अनुसार मामला वापस निचली अदालत भेजा गया, जहां अब इस प्रावधान के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अगली खबर है, केरल हाईकोर्ट ने 10 जून 2025 को मलप्पुरम केंद्रीय जेल में बंद एक उम्रकैद आरोपी को अपने बेटे की +1 यानी कि हायर सेकेंडरी में दाखिले की मदद करने के लिए 1 सप्ताह की इमरजेंसी पैरोल दी है। जस्टिस PV कुन्नीकृष्णन ने यह कदम इस आधार पर उठाया कि एक पिता का समर्थन और मार्गदर्शन किसी छात्र के शैक्षिक सफर में बेहद जरूरी है। आरोपी की पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उनका बेटा SSLC परीक्षा में 6A+ और 2A ग्रेड लाया है और दाखिले की प्रक्रिया में पिता की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि सजा के बावजूद कन्विक्ट के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। आरोपी को 12 जून से 18 जून तक की पैरोल दी गई, बाउंड व गारंटर की शर्तों के साथ। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ।